हेलो 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 स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म एजुकेशन पॉइंट पे। और हम क्लास 12 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ इस चैप्टर का, जिसमें कि हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी चैप्टर की और साथ में कंसंट्रेशन टर्म्स के टॉपिक को खत्म किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपना एक नया चैप्टर, अपना एक नया टॉपिक, दैट इज सोलिबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, सोलिबिलिटी होता क्या है? सोलिबिलिटी मतलब इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज maximum amount of substance that can be dissolved in amount of solvent at a specific temperature। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हम सब्सटेंस, यहाँ पे हम सोल्यूट की बात कर रहे हैं, दैट कैन बी डिजोल्व इन अ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि कोई भी एक सब्सटेंस है वो कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिजोल्व हो सकता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सोलिबिलिटी को और डिटेल से, लेकिन उसको जाने से पहले हम आपको एक बात बता देते हैं। और वो क्या? पहले हम आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बता देते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट ऐड ना करा जा सके सेम टेम्परेचर पे, इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जबकि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिसोल्व किया जा सके एट द सेम टेम्परेचर, उसको हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट solubility of solid in liquid। ठीक है स्टूडेंट्स, solubility of solid solute in liquid solvent depends on nature of solute and solvent। जो किसी solid solute की liquid solvent में solubility है वो डिपेंड करती है solute और solvent की नेचर पर। जैसा कि हम ये जान सकते हैं कि आयनिक या polar compounds like NaCl, KCl etc. dissolves in polar solvent like water। पोलर जो कंपाउंड्स है NaCl और KCl की तरह, वो सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में जैसे वाटर इन सब में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, जबकि जो नॉन पोलर कोवलेंट या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कंपाउंड्स होते हैं, वो सिर्फ नॉन पोलर कंपाउंड्स लाइक बेंजीन में ही डिसॉल्व होते हैं। एक बड़ी फेमस यहाँ पे लाइन है, वो क्या है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक डिसॉल्व्स लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैसा होता है वो वैसे के साथ उल्टा मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? व्हेन सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सोल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन सॉल्यूशन। जब भी कोई सॉलिड सोल्यूट एक सॉल्वेंट में ऐड होता है, तो जो सोल्यूट की कुछ हिस्सा डिसॉल्व हो जाता है सॉल्यूशन में, जिसके कारण सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन में वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो अब पहले से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो पहले से ज़्यादा अमाउंट में डिसॉल्व है। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ द सोल्यूट टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज डिसोल्यूशन। किसी भी सोल्यूट का एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना, यह डिसोल्यूशन कहलाता है। जबकि some solute particles in solution collide with the solid solute particles and get separated out of the solution। This process is known as crystallization। जबकि कुछ solid particles का separate out हो जाना solution से solid solute particle के साथ collide होकर, यानी कि जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, उसके अंदर जब कुछ वो पार्टिकल खुद से ही टकराकर सेपरेट आउट होने लगते हैं, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन का दूसरा नाम हमारे पास क्या है?
क्रिस्टलाइजेशन का हमारे पास दूसरा नाम है प्रेसिपिटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास? प्रेसिपिटेशन। A stage is reached when the two processes occur at the same rate. Under such conditions, number of solute particles going into the solution will be equal to the solute particles separating out, and a state of dynamic equilibrium is reached. मतलब इस प्रोसेस में चलते चलते जब ये रिएक्शन के चलते चलते एक ऐसी स्टेज आ जाती है, ऐसा समय आ जाता है जिस टाइम पर क्रिस्टलाइजेशन और जो हमारा डिसोल्यूशन होता है वो सेम रेट से बढ़ रहे होते हैं, और उस टाइम पे जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो उतनी ही रेट से सॉल्यूशन में ऐड हो रहे होते हैं और उतनी ही रेट से सॉल्यूशन से सेपरेट भी हो रहे होते हैं, और ऐसी कंडीशन में स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो ऐसी कंडीशन में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि रिएक्शन तो कंटिन्यू रहेगी लेकिन विद सेम रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या रहेगी? रिएक्शन तो हमारी कंटिन्यू रहेगी लेकिन विद द सेम रेट। ठीक है, उसको हम कहेंगे हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव सॉल्यूशन। तो ये वही रिएक्शन है जो कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सोल्यूट हमारा सॉल्वेंट के साथ मिलकर के सॉल्यूशन बनाएगा और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिस टाइम पे सोल्यूट का सॉल्वेंट में मिक्स होना और सॉल्वेंट में से सोल्यूट का सेपरेट आउट होना एक हमारे पास इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा उनका रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं इन तीनों को थोड़े डायग्रामेटिकल समझ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये हाँ, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है हमारा? मोर सोल्यूट डिसॉल्व्स। अब हम इसमें नोट कर सकते हैं इस बीकर में हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर ये ब्लूइश जो है ये हमारे पास सॉल्वेंट है, और जो स्मॉल जो ये पार्टिकल डॉट्स है, वाइट डॉट्स, ये हमारे पास सोल्यूट है। तो इसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब इसमें इतना स्पेस है कि हम इसमें और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं ताकि इसकी सोल्यूबिलिटी और बढ़े, ना कि कम हो। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें हम देख सकते हैं कि जो सोल्यूट वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिसके कारण बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा सोल्यूट हम नहीं डाल सकते। ठीक है, हम नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें इतना इनफ स्पेस ही नहीं है कि इसमें और ज़्यादा अमाउंट में कोई सोल्यूट मिक्स हो सके। और सुपर सैचुरेटेड तो बहुत ही सुपर केस होता है, इसमें तो सोल्यूट के क्रिस्टल्स तक फॉर्म हो जाते हैं, इसमें तो हम और कुछ ऐड कर ही नहीं सकते। ठीक है, बट ये सारी चीज़ हमारी कब हो रही है? जब हमारा टेम्परेचर सेम है। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दे तो वैसे ही ये सारी चीज़ें चेंज होने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उस समय पर सोल्यूट की जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ज़रूर करेगी। ठीक है, अब हम समझते हैं कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में। स्ट्रॉन्ग सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शंस इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी, व्हाइल वीक सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन डिक्रीज द सोल्यूबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा सोल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर अट्रैक्शन रहेगा उतनी ही ज़्यादा सोल्यूबिलिटी होगी एक सॉल्यूशन की, जबकि जितना वीक अट्रैक्शन होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच उतनी कम सोल्यूबिलिटी होगी किसी भी सॉल्यूशन की। ठीक है, पोलर सोल्यूट टेंड टू डिसॉल्व बेस्ट इन पोलर सॉल्वेंट्स, व्हाइल नॉन पोलर सोल्यूट्स टेंड टू डिसॉल्व बेस्ट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। वही ऊपर वाली बात है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो पोलर सोल्यूट होते हैं वो अक्सर पोलर सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होते हैं, जबकि जो नॉन पोलर सोल्यूट होते हैं वो अक्सर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के साथ डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर। तो हमारे पास टेम्परेचर क्या है? इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक, द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। जैसे ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि जब एक सॉल्यूशन सैचुरेशन अटेन करने लगता है
जिस टाइम पर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट शुरू हो जाता है, उस टाइम पर जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे सैचुरेशन पास आता रहेगा वैसे वैसे कोई भी सोल्यूट हमारा जो है वो धीरे धीरे एंडोथर्मिक होता रहेगा, हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, जिसके कारण जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती रहेगी। अब हम समझिए इस चीज़ को, हमारे पास एक, देखिए मैं आपको इमेज से समझाता हूँ जो अभी हमने देखिए, जैसे जैसे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, वैसे वैसे जैसे जैसे कोई सॉल्यूशन सैचुरेट होता जाएगा वैसे वैसे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहेगा और जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा सॉल्यूशन, ताकि डिसोल्यूशन जो है वो बढ़ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि जो डिसोल्यूशन है वो बढ़ सके, सोल्यूबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सके विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक द सोल्यूबिलिटी शुड डिक्रीज। अगर यही प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाए तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि द सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सोल्यूबिलिटी कम हो रही है इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक, बट इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक जो सोल्यूबिलिटी है वो इनवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। जो अभी हमने ये ऊपर वाली बात पढ़ी, ये यहीं पर हम देख सकते हैं कि जो गैसेस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी होती है वो कम होती है विद राइज इन टेम्परेचर। When dissolved, the gas molecules are present in liquid phase and the process of dissolution is an exothermic process. जब गैसेस मोलिक्यूल्स लिक्विड फेज में प्रेजेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, उस टाइम पर जो प्रोसेस होता है डिसोल्यूशन का वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, यानी कि गैस इन लिक्विड जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसमें जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक हो जाता है, और एक्सोथर्मिक में हमारी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, therefore the solubility should decrease with increase of temperature। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ देंगे, अब देखते हैं आगे क्या है हमारा। द प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। आगे हमारा जो टॉपिक था वो था प्रेशर। प्रेशर के बारे में क्या पढ़ा हमने, जो प्रेशर होता है ना उसका कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारी जो ये सॉलिड्स वगैरह होते हैं और लिक्विड्स होते हैं इन पे इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है। प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्रेशर। तो जब भी कोई प्रेशर में चेंज होगा तो उसका सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी इसको बाद में डिस्कस करूँगा। पहले कुछ एक नीचे 2-4 टॉपिक हैं, पहले उसको कवर करेंगे और फिर एंड में आकर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्या है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। किसी भी गैस की कितनी सोल्यूबिलिटी है एक लिक्विड में, ये हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है, द लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। उस समय हमारा जो सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस है लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करेगी प्रेशर पे। जैसे जैसे गैस का प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे उस गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और क्या स्टेट करता है ये लोग, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मतलब जो ये लोग क्या बताते हैं, जो मोल फ्रैक्शन है किसी गैस का सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। मतलब हम यहाँ पर जो सोल्यूबिलिटी है उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, मोल फ्रैक्शन से। हेयर मोल फ्रैक्शन इज represented as solubility। ठीक है,
तो सोलिबिलिटी मतलब मोल फ्रैक्शन है। आगे द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मतलब किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाता है उसके मोल फ्रैक्शन के इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन मतलब काई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू के एच डॉट काई। यहाँ पे जो P है इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, के एच है हमारा हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, जो हमारे पास के एच है वो हमारे पास क्या है, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट है, और जो काई है वो हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। मैं इसको यहाँ पर हम डिनोट भी कर देता हूँ, दैट कैपिटल P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। अब कोई भी हमारे पास इक्वेशन आती है उसको बेस्ट रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आइए जानते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काई की, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक हमारे पास क्या आएगा, एक हमारे पास आएगा कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होगा जो कि हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। वो कौन सा कांस्टेंट आएगा, हेनरीज कांस्टेंट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हेनरीज लॉ। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमारी एक्स एक्सिस पे आएगी जो कि काई है, डिपेंडेंट क्वांटिटी जो कि प्रेशर ऑफ गैस है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस P इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड KH इज द स्लोप ऑफ ग्राफ। हम यहाँ पर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो होती है उसको हम यूज़ करेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c, और इस इक्वेशन का यूज़ करके हम यहाँ से स्लोप निकाल लेंगे इस ग्राफ का, जो कि क्या आएगा हमारे पास, हेनरीज लॉ आएगा। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो यह बताता है कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हमारा मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन में चेंज आएगा वैसे वैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनली पार्शियल प्रेशर में भी चेंज आएगा। अगर मोल फ्रैक्शन डबल हो रहा है तो पार्शियल प्रेशर भी किसी गैस का डबल होगा, ट्रिपल हो रहा है तो ट्रिपल होगा, 1/3 हो रहा है तो 1/3 होगा। अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH। अब इसको हम समझते हैं वो क्या है कि KH जो हेनरीज कांस्टेंट है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसकी फीचर्स है, आइए समझते हैं। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। एक सेम टेम्परेचर पे हर गैस की एक अलग KH वैल्यू होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि हमने एक टेम्परेचर फिक्स कर लिया, लेट्स एग्जांपल से समझ में आएगा 293 केल्विन और 293 केल्विन सेम टेम्परेचर है, उसमें हमने गैसेस को डिफरेंट ले लिया, एक बार हमने नाइट्रोजन लिया और एक बार लिया हमने ऑक्सीजन। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने यह ऑब्जर्व करा कि हर बार KH की वैल्यू चेंज करने पर एक नई वैल्यू आ रही है। और जैसा कि हम देख सकते हैं नाइट्रोजन को अगर हम 293 केल्विन पे लेते हैं तो उसकी KH वैल्यू 76 है। वहीं अगर हम गैस को चेंज कर दे, उसका नेचर चेंज कर दे, ऑक्सीजन रख ले नाइट्रोजन की जगह, तो उस जगह KH की वैल्यू 34 है। इसका मतलब है कि हर गैस की डिफरेंट KH वैल्यू होती है एक सेम टेम्परेचर पे एट अ फिक्स्ड स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। तो एक बड़ी फेमस लाइन आती है, दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस। यानी कि जो हमारा KH की वैल्यू है वो गैस की नेचर पर डिपेंड करती है। जैसा गैस का नेचर होगा वैसे ही KH की वैल्यू आएगी। KH की वैल्यू नेचर ऑफ गैस के साथ हर बार चेंज होती रहेगी। अगर नाइट्रोजन लिया है तो अलग वैल्यू होगी, ऑक्सीजन लिया है तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। Second point, higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid। मतलब जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम सोल्युबिलिटी होगी किसी भी गैस की लिक्विड में एट अ गिवन प्रेशर। हमने एक प्रेशर ले लिया, लेट्स से 2 atm, उस 2 atm प्रेशर पर KH की जो वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी ही गैस की लिक्विड में सोल्युबिलिटी कम होगी। इसका मतलब क्या है, जो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
मोल फ्रैक्शन जो हमारे पास KH है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन कम होगा यानी कि सोल्युबिलिटी कम होगी तो KH बढ़ेगा, KH कम होगा तो मोल फ्रैक्शन यानी कि जो हमारी सोल्युबिलिटी है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो हमारी सोल्युबिलिटी है किसी भी गैस की वो टेम्परेचर के कम होने पे बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे हमारी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। मतलब जैसे हमारे पास 293 केल्विन पे नाइट्रोजन गैस है तो उसकी KH वैल्यू 76 है, वहीं अगर नाइट्रोजन है हमारे पास 303 केल्विन पर उसकी KH वैल्यू 88 है। ठीक है, नाइट्रोजन की 293 पे KH वैल्यू, और नहीं सॉरी यहाँ पे ये नाइट्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ये ऑक्सीजन। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई शायद, और ये भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो 303 केल्विन पर वैल्यू है वो है 46, और जो 293 केल्विन पर है वो है हमारे पास क्या है वो 34 293 केल्विन पर। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं निकल के, क्या आते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, और वो पॉइंट्स क्या है, वो पॉइंट्स है हमारे पास KH is inversely proportional to temperature। आइए समझते हैं कैसे। अब एक देखिए, जो KH है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के, और जो मोल फ्रैक्शन यानी कि जो सोल्युबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, KH है सोल्युबिलिटी के इन्वर्स, और जो सोल्युबिलिटी है वो है टेम्परेचर के इन्वर्स, यानी कि टेम्परेचर भी सोल्युबिलिटी के इन्वर्स है। इस वजह से जो KH और टेम्परेचर है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे KH भी बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे KH भी होगा। KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ऑफ गैस। यहाँ पे थोड़ी सी फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, इस KH की जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, KH की वैल्यू हमारे पास किसके इन्वर्स है स्टूडेंट्स, सोल्युबिलिटी। ठीक है, वहीं जो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके है, वो है टेम्परेचर के, टेम्परेचर के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। लेकिन 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 इससे पहले मैंने कहा था आपको जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा मैं क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमने ऊपर लेफ्ट कर दिया था, और वो क्वेश्चन है ये वहाँ पे क्या है क्वेश्चन, एक्वाटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन काल्म वाटर। हमने ऑब्जर्व करा होगा कि जो जीव या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, जो वाटर बॉडीज में रहते हैं, उनकी जो लाइफ है, जो एक्वाटिक लाइफ है वो मोर कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर में एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको समझते हैं क्यों। जैसे ही टेम्परेचर लो होगा वैसे ही सोल्युबिलिटी हाई होगी, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो सोल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका क्या, इसको रेड से मार्क करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी होगी वो वाटर में इंक्रीज होगी, जिसके कारण जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब गैस के लिक्विड में, और इस कारण जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो बहुत कंफर्टेबली कोल्ड वाटर में रह पाती है एज कम्पेयर टू वार्म वाटर, क्योंकि जो वार्म वाटर होता है उसमें टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो उतनी ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो पाती वाटर में, जिसके कारण एक्वेटिक लाइफ को दिक्कत आती है गर्म पानी में। तो जो कोल्ड वाटर होता है वो मोर डिजोल्व ऑक्सीजन रखता है देन वार्म वाटर।
देयरफॉर जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो मोर कंफर्टेबल होती है कोल्ड वाटर में। इसको आइए देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। हमने पढ़ा फॉर गैस इन लिक्विड के लिए क्या, कि जो टेम्परेचर होता है वो सोलिबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे सोलिबिलिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर कब कम होगा, जब पानी ठंडा होगा। जब पानी ठंडा होगा उस टाइम पर हमारी सोलिबिलिटी जो हो इंक्रीज करेगी, क्योंकि टेम्परेचर कम है। और टेम्परेचर से इन्वर्सली हमारे पास एक नाता है ना, एक वो नाते वाली बात है। तो नाता है एक इन्वर्सली हमारा टेम्परेचर का सोलिबिलिटी से, जिसके कारण जो कोल्ड वाटर है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व होती है एज कम्पेयर टू वार्म वाटर, ठीक है। देयरफॉर एक्वेटिक लाइफ इज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब हम बिना देरी करें अपनी एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कहें कि हेनरीज लॉ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, या तो इसका लॉ या फिर अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब जानते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पे। फर्स्ट एप्लीकेशन है इन पैकिंग ऑफ सोडा कैंस, ठीक है। जब भी हमने देखा होगा कि जो भी सोडा कैंस होती है उनकी जो पैकिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि वो एक बहुत ही हाई प्रेशर के अंदर उनको बोटल्ड या फिर सील्ड किया जाता है, ताकि जो CO2 की सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके सॉल्यूशन में, ठीक है। देखिए, ऑल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर बोटल्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन द सॉल्यूशन। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, उनको हाई प्रेशर के अंदर सील्ड किया जाता है ताकि CO2 की जो सोलिबिलिटी है वो बढ़ सके एक सॉल्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने हेनरीज लॉ से क्या सीखा? हमने हेनरीज लॉ से ये सीखा कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसलिए हम हाई प्रेशर लगाते हैं ताकि CO2 की जो मात्रा है, जो सोलिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाए इस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन द बॉटल इज ओपन्ड द प्रेशर अबव द सॉल्यूशन डिक्रीजेज एंड सम of carbon dioxide bubbles are released of which leads to effervescence। और फिर हम ये देखिए, पिक्चर से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम ये नोट करते हैं कि जब भी हम एक जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जो बोटल्स आती है, कोका कोला जैसे यहाँ पे ले गया, उसका एग्जांपल लेते हैं। जब भी हम उसको ओपन करते हैं ना एकदम से, तो प्रेशर एकदम से हटता है उसके ऊपर, तो एकदम से हम देखते हैं जो झाग आते हैं ना, जो वो एफरवेंसेस आते हैं, वो इसी कारण आते हैं क्योंकि एकदम से जो प्रेशर लगा हुआ था वो एकदम से हटा है। तो एकदम से जो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो रिलीज हो जाते हैं और वो एफरवेंसेस की झाग के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इन डीप सी डाइविंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूबा डाइवर्स वाला। आइए पढ़ते हैं। जब भी हम डीप सी डाइविंग यानी कि बहुत गहरे समुद्र में जब हम डाइविंग करते हैं, उस पे बेस्ड ये एप्लीकेशन है। आइए देखते हैं। When scuba divers come towards the surface of water, the pressure gradually decreases। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों होता है। जब हमारा एक जो डाइवर है, डाइवर यानी कि जो एक पर्सन है, जब वो डाई लगाता है एक हमारे डीप सी में, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसका जो पानी का जो प्रेशर होता है ना, वो बढ़ने लगता है एकदम से, सडनली इंक्रीज, ठीक है। मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ, आइए समझते हैं, ठीक है। व्हेन अ स्कूबा डाइवर dives into the deep water due to depth, the pressure increases gradually, ठीक है, due to which solubility of oxygen नहीं, यहाँ पे एयर डालते हैं, जो एयर की जो सोलिबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है इन ब्लड, ठीक है। ये आ गया।
जब भी कोई स्कूबा डाइवर डाइव्स लगाता है किसी डीप वाटर में, उस टाइम पर डेप्थ के कारण जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है ग्रेजुअली, जिसके कारण सोल्युबिलिटी एयर की इंक्रीज होती है हमारे ब्लड में। लेकिन जब वो स्कूबा डाइवर्स ऊपर आ रहा होता है सरफेस की तरफ, जैसे वो ऊपर आएगा तो प्रेशर कम होना होगा, तो एकदम से जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो जिसके कारण जो डिजोल्व गैस है, जो डिजोल्व एयर है, वो रिलीज होना शुरू होती है। उसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है। वो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, वो भी बबल्स के फॉर्म में ब्लड से बाहर आने लगती है। लेकिन जब वो बाहर आ रही होती है उस टाइम पर वो बबल्स हमारी कैपिलरीज के ब्लॉकेज में हिस्सेदारी कर देते हैं। मतलब देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। जब वो पर्सन ऊपर आ रहा था सरफेस पे, तो जो प्रेशर है वो एकदम से कम हो ग्रेजुअली, जिसके कारण जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो, या फिर जो डिजोल्व एयर थी, वो रिलीज होने लगी हमारी बॉडी से। तो ब्लड में ना जो नाइट्रोजन गैस है उसके बबल्स फॉर्म हो गए। ठीक है, जो बबल्स थे उन्होंने कैपिलरीज को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, जिसके कारण एक मेडिकल कंडीशन हो जाती है जिसको बैंड्स कहते हैं, जिसके कारण सडन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, नोन एज बैंड्स विच लीड्स टू सडन डेथ ऑफ पर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जिसके कारण हमारी एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। और इसको अवॉइड करने के लिए जो पर्सन टैंक्स यूज़ करते हैं, जो सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं पानी के अंदर, स्कूबा डाइवर्स, वो एयर से भरा होता है, उसको डाइल्यूट करते जाता है हीलियम गैस के साथ, क्योंकि जो हीलियम गैस की सोल्युबिलिटी होती है वो वाटर में कम होती है, ब्लड में कम होती है। और इसकी ये परसेंटेज ज़रूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11.7 मास परसेंट, यहाँ पे परसेंटेज बाय मास या वॉल्यूम, मास में वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना कि हीलियम होता है 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन होता है, 32.1% हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको याद कर लेना। इसको याद करने का एक बड़ा आसान तरीका है, और वो तरीका ये है कि हीलियम की याद कर लो उसे एक बार, 11.7%। ऑक्सीजन का जो O2 पूरा मोलिक्यूल है उसका मोलर मास 32 ग्राम्स होता है, उसमें 0.1 बढ़ा के परसेंटेज का साइन लगा दीजिए तो वो ऑक्सीजन की मास परसेंट हो जाएगी। और नाइट्रोजन की उन दोनों को प्लस करके 100 से माइनस कर दीजिए, उससे आ जाएगा। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, शायद हेल्प करेगी। देखिए, ये होता है इसको बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास स्कूबा डाइवर। ये इसका जो ये सिलेंडर है तो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। जो से सिलेंडर है ना, इसमें ही वो हीलियम गैस को हम डाइल्यूट करके भेजते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर क्लाइंबर्स और पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड्स। मतलब जो लोग पहाड़ पे रह रहे हैं, जो माउंटेनियर्स क्लाइंबर्स होते हैं, उनके बारे में है। क्या है, जो क्लाइंबर्स या पीपल होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में और टिश्यू में लो होती है। क्यों? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, वैसे वैसे प्रेशर कम होता रहेगा, जिसके कारण जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड में वो कम हो जाएगी, जिसके कारण उनको सिर दर्द या फिर सोचने की क्षमता कम हो जाती है, उनको वीकनेस फील होती है। और इसको हम कहते हैं एनोक्सिया। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको हम एनोक्सिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिर में दर्द होने लगता है, सर चकराने लगता है, सोचने की क्षमता खत्म होने लगती है, अनइजीनेस सी आ जाती है। एक बड़ा बेहतरीन सा वर्ड है, बिकम वीक, फील्स अनइजीनेस। ठीक है, तो ये अनइजीनेस कुछ आसान नहीं लग रहा होगा, हर चीज़ थोड़ी मुश्किल से लग रही होती है। देखिए, इनमें से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनको दिक्कत होएगी, इसीलिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो देखो भाई, हर समस्या का इलाज तो है। तो टू अवॉइड एनोक्सिया, माउंटेनियर्स की
ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम ड्यूरिंग क्लाइंबिंग। ओके स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग क्लाइंबिंग। तो स्टूडेंट्स वो लास्ट हम एक और पढ़ते हैं, 2 लास्ट रह गए, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था वो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। अब फोर्थ क्या है, द फिशेस एंड एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव इनसाइड द वाटर बॉडीज इन पोलर एरियाज वेयर वाटर इज फ्रीज्ड ऑन द टॉप। ये हमारा फिजिक्स में 11th क्लास में भी आता है, एक यही सेम आप पढ़िएगा, आएगा ज़रूर थर्मल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, हाँ थर्मल प्रॉपर्टीज़ में ऑफ मैटर की। और हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि जो फिशेज एक्वाटिक लाइफ जो होती है, जो पानी के अंदर जो भी जनजाति प्रेजेंट है, जो भी जाति प्रेजेंट है, जीव प्रेजेंट है, वो सर्वाइव इनसाइड द वाटर बॉडीज कर लेते हैं पोलर एरियाज में, जो ठंडे इलाके होते हैं जहाँ पे वाटर ऊपर से फ्रीज हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर दिया, शायद अब समझ में आ रहा है, ठीक है। हाउ डज एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस? क्यों? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर फॉल्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस द वाटर एट द सरफेस ग्रेजुअली फ्रीजेस टू आइस बट द वाटर अंडर द आइस लेयर रिमेन्स एट 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का ढल जाता है, कम हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम, तो जो वाटर का जो सरफेस होता है वो तो आइस में फ्रीज हो जाता है, लेकिन जो वाटर उस आइस लेयर के अंदर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है, जिसके कारण एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव हो जाती है। नेक्स्ट आता है थर्मल पावर प्लांट दैट डिस्चार्जेस द हॉट वाटर इनटू वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स में किल द फिश बाय डिक्रीजिंग द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन। जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हम देखते हैं वो क्या करते हैं, वो गर्म हॉट वाटर जो है वो डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडीज़ में, जैसे हमारे पास लेक्स, रिवर्स और जो हमारे पॉन्ड्स होते हैं, तालाब और नदियाँ या फिर झील वगैरह, इन सब में वो जब डिस्चार्ज करते हैं, जिसके कारण जो फिश होती है वो मर जाती है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण एक्वाटिक लाइफ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये हमारे लिए एक ठीक ठाक सा पॉइंट है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे करेंगे ख़त्म, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक का पढ़ के आइएगा सारा कुछ, नोट्स मैंने आपको कहा है कि लास्ट तक मैं आपको दे दूँगा लास्ट क्लास में, होपफुली नेक्स्ट क्लास में भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो 1-2 क्लास और लगेगी पूरा चैप्टर को ख़त्म करने में, और फिर उसके क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। इतना पढ़ के आइएगा। हमने आज हेनरीज लॉ ख़त्म करा और उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी, सॉलिबिलिटी पढ़ी, सॉलिड और लिक्विड गैस में, और ये सब हमारे लिए पढ़ा। तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय। ध्यान रखिएगा, पढ़ के आएगा, रिवाइज करिएगा, कोई डाउट हो कमेंट कर दीजिए।